हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आपका जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 30 नवंबर 2019 को, जिसका फर्स्ट सिटिंग का एनालिसिस करेंगे। इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने का मतलब ये है कि पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, पिछला बार जो सवाल आपसे पूछा गया था, उसके अगल बगल से सवाल ले सकता है या वही सवाल को कॉपी पेस्ट कर सकता है, या उसको मतलब तोड़ मरोड़ के जो आपका सिलेबस में दिया गया है कुल मिला के उसी से रहने वाला है। तो हम जो प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो प्रत्येक को थोड़ा सा डीप जाते हैं, पूरा नहीं कहा जा सकता है लेकिन थोड़ा सा डीप जाते हैं, जहाँ तक क्वेश्चन वो उठा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन वो तैयार कर सकता है। मार्क ऑप्टेन की बात किया जाए तो आप निरंतर देखते आ रहे होंगे अगर मेरा वीडियो, तो पता होगा कि इसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्टेन मार्क कितना है, 18 है, 18 मार्क है। तो मार्क जो ये 18-28 ये आ रहा है, मार्क को 18-28 नहीं रखना है, इस हिसाब से तैयारी करना है। इतना मतलब वीडियो देख के इतना प्रैक्टिकल करना है कि ये 28 के जगह हमेशा 48 58 इस तरह से मार्क ऑब्टेन करने का प्रयास करना है। मतलब इसका कुल मिला के ये कहा जाए कि अभी से आप कॉन्शस रहें और निरंतर प्रयास करते रहे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। प्रत्येक क्वेश्चन को एनालिसिस करें और जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, इसको आप बार बार देखें। साथ ही हम ग्रुप में जो कुछ क्वेश्चन वगैरह सेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसको भी बनाते रहें। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अगर आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा तो उसमें बिहार सरकार का बीएसईबी करके छोटा छोटा ये लिखा हुआ आपको वाटर मार्क उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो मैटर रहता है जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सब जो आपका रहता है, ये इतना मतलब हल्के में लिखा रहता है कि ये जो आपका ऊपर में डिटेल रहता है, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका मार्क वगैरह है जो आप ऑब्टेन किए हैं, फुल मार्क, जो भी डिटेल्स होती है उस पे जो लिखी रहती है, तो ये जो वाटर मार्क रहती है इससे ये डिस्टर्ब नहीं होती है। मतलब इतने हल्के इंक से लिखा जाता है। तो उसके लिए वो कहाँ से यूज़ किया जाता है, कहाँ से वाटर मार्क लिखा जाता है, तो उसके लिए एमएस वर्ड में कौन सा फंक्शन का यूज़ किया जाता है? वाटर मार्क का। ठीक है, तो आइए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। इस एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन टैब दिखेगा। डिज़ाइन टैब में देखिए, डिज़ाइन टैब से हम क्या सब कर सकते हैं? पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और वाटर मार्क लगा सकते हैं। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग है ये भी चेंज कर सकते हैं, थीम कलर, थीम फॉन्ट इफेक्ट ये सब लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं वाटर मार्क की ओर। कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका खुद का नाम का वाटर मार्क लगाना है तो टेक्स्ट वाटर मार्क में जाके यहाँ पे जो भी नाम है वो नाम आप दे सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या दिया गया था? पिक्चर वाटर मार्क ना, तो हम पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर ऑनलाइन अगर आपको सर्च करना है कोई भी पिक्चर, तो अभी इंटरनेट कनेक्शन मतलब आपका सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन रहनी चाहिए। तो उसके बाद ऑनलाइन भी बहुत सारा पिक्चर जो भी आप सर्च कीजिएगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम ऑफलाइन में जाएंगे और जो भी पिक्चर होगा हम डाउनलोड्स में जाके देखते हैं, वो पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वाटरमार्क देखने के लिए मिलेगा। एक एक तरह जैसे ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ को देखते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जैसा आपको नज़र आएगा। अगर इस पे हम कुछ लिखते हैं जैसे हम इक्वल टू देन RAND इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करने के बाद इसका हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा कि पीछे में पिक्चर भी है जो कि आपको हल्का नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो लिखा हुआ को हम इजीली आसानी से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपको टेक्स्ट में खुद का नाम का वाटर मार्क लगाना है तो उसके लिए क्या करना है? फिर से डिज़ाइन टैब में जाना है, वाटर मार्क पे क्लिक करना है, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क चूज कर लेनी है। अगर हटाना है तो नो वाटर मार्क करके अप्लाई ओके करेंगे तो हट भी जाएगा। टेक्स्ट में जाके जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं SK सानू, देन अप्लाई करते हैं और क्लोज।
देखिए पिक्चर वाला हट गया और यहाँ पे इसके सानू वाला वाटरमार्क लग गया। इतना ही नहीं, अगर आप इसको फॉर्मेटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो कलर लगाना चाहते हैं वाटरमार्क में कलर लगा सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको चूज करना है। तो ये सारा कुछ देख लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटरमार्क आई थिंक बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इथरनेट एडेप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर कार्य करता है? डेटा लिंक लेयर। तो कुल लेयर को हम लोग कल भी इस पे डिस्कस किए थे। टोटल लेयर की OSI मॉडल में लेयर की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। सातों लेयर का नाम वहाँ पे डिफाइन किए थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं OSI मॉडल क्या होता है। हम इसे पिछले वाला जो MCQ करवाए हैं उसमें भी बताए हैं। पिछला एग्जाम इतना बार पूछा गया है, तो इसका मतलब इस बार OSI से थोड़ा सा डीप, OSI मॉडल से थोड़ा सा डीप जाने की चांसेस है। तो चलिए सबसे पहले OSI मॉडल का जो पूरा नाम होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे आती है इसका विकसित इसको कब किया गया? तो विकसित 1984 में इसको विकसित किया गया। OSI मॉडल को कब विकसित किया गया? 1984 में विकसित किया गया। और इसमें कितना टोटल लेयर मौजूद होती है OSI मॉडल में? 7। ये कल भी चर्चा किए हैं, लेयर की संख्या इसमें 7 होती है। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल होती है। इस मॉडल पर प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर दूसरे लेयर में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें जो 7 लेयर होती है, इसका सबका अपना अपना एक स्पेशल कार्य होता है, सबका अपना अपना स्पेशल वर्क होता है। तो आइए 7 लेयर को समझते हैं। तो 7 लेयर में बोले थे ना, पहला आपका एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन सेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक, देन फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर की बात की जाए तो ये कितने नंबर पे आती है? डाटा लिंक लेयर ये आपका दूसरे नंबर पे आती है। अगर देखा जाए लेयर की बात तो दूसरे नंबर की। आपको हम फिगर में भी दिखाते हैं। अभी फिलहाल इनको समझते हैं सातों लेयर को। चलिए एक बार फिगर के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे से आप देखेंगे फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? इसके बाद हम लोग समझेंगे नीचे से कि ये लेयर जो है ये क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर की बात की जाए तो फिजिकल लेयर यह बताता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होती है, ये किस में? फिजिकल लेयर में बताता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि फिजिकल लेयर यह भी बताता है कि नेटवर्क में दो डिवाइसेज के बीच ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिशन मोड भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंप्लेक्स, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन भी पूछा जाएगा तो कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। और यह इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को निर्धारित करता है। यह नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य पूरा करता है। तो क्लियर है ये? अब समझेंगे दूसरा नंबर, डेटा लिंक। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा पैकेजों को डिकोड और इनकोड किया जाता है। यह लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा पैकेज में कोई एरर मतलब त्रुटि ना हो। इस लेयर में 2 सब लेयर्स होती है। ठीक है, 2 सब लेयर्स इसमें भी होती है। पहला है मैक मीडिया मतलब एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल, दूसरा LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल। और डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसमीटर के लिए 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है HLDC मतलब हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, दूसरा है PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये भी बताते हैं। डेटा लिंक लेयर का जो मेन वर्क होता है, यह लेयर डाटा पैकेज को इनकोड या डिकोड करता है। क्लियर है? यह लेयर फ्रेम्स और हेडर ट्रेलर को ऐड करने का काम करती है। डेटा लेयर का मुख्य फ्लो कंट्रोल करना। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ की एक निश्चित डाटा को रेट में
मेंटेन किया जाता है, जिससे कोई डाटा में करप्ट ना आ जाए, खराबी ना आ जाए। यह एरर को भी कंट्रोल करता है और इसका काम एक्सेस कंट्रोल में तब होता है जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस कम्युनिकेशन कंट्रोल से जुड़ी होती है। तो ये आपका डाटा लेयर है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर, जो कि तीसरे स्थान पे नेटवर्क लेयर आता है। तो नेटवर्क लेयर में क्या है, इसका मुख्य काम डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रदान करना। नेटवर्क लेयर में ये क्या करता है, डिवाइस को मुख्य काम इसका जो है आईपी एड्रेस प्रदान करता है और डाटा पैकेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाने का कार्य करता है। डाटा पैकेज को जहाँ पे जैसे 2 डिवाइस है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है इंटर नेटवर्किंग। यह डाटा पैकेट्स को हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है। इस एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका कार्य स्विचिंग का भी होता है। तो ये सारा कुछ आपका नेटवर्क लेयर में है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य कार्य होता है, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का कार्य होता है। इसका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या करने का कार्य होता है, ट्रांसफ़र करने का। यह 2 कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करती है और इसके बाद इसका काम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका काम पॉइंट टू पॉइंट मतलब एंड टू एंड कनेक्शन एंड यहाँ पे लिखा है ना रिएबिलिटी, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह फॉलो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्यों करती है। यह फॉलो का भी कंट्रोल करता है और एरर का भी कंट्रोल करता है। इसका काम कनेक्शन को कंट्रोल करने का भी होता है। जो कनेक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य होता है। तो ये क्लियर है। यह मैसेज को रिसीव करती है, मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित भी करती है और प्रत्येक सेगमेंट के सीक्वेंस नंबर मतलब क्रम संख्या होता है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट में आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 5वां सेशन लेयर की ओर। इसका जो मुख्य वर्क होता है, यह 2 डिवाइस के बीच सेशन स्थापित करता है। यह 2 डिवाइस के बीच क्या करता है, सेशन स्थापित करता है, मेंटेन करता है और समाप्त करना होता है। सेशन लेयर जो है वह डायलॉग कंट्रोलर की भी भांति कार्य करती है। यह 2 प्रोसेसर के मध्य डायलॉग को क्रिएट करती है। यह सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करती है, अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। तो ये कुल मिला के आपका सेशन लेयर था। इसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, जो कि 6ठा पे है। प्रेजेंटेशन लेयर, इसका जो मेन काम होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का होता है। इंक्रिप्शन के द्वारा हम अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं। आप देख रहे सुरक्षित रख रहा है ये। और इसका मुख्य काम कंपैरिजन का भी होता है। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम डाटा को कंप्रेस करके साइज को कम कर सकते हैं। तो इसको कंप्रेशन कहा जाए। तो कंप्रेशन का भी होता है। डाटा को अगर हम कंप्रेस मतलब दबाते हैं, किसी भी जैसे रुई है, रुई का बना हुआ कोई भी सामान, उसको जैसे दबाते हैं तो रुई वो छोटा हो जाता है। उसको जैसे जब दबाते हैं साइज छोटा हो जाता है। इसी तरह फाइल अगर फैला हुआ है, उसको अगर प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो इसके कंप्यूटर की भाषा में उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो फाइल को दबाता मतलब साइज को कम करता है। यह ट्रांसलेशन का भी काम करता है, अर्थात यह डाटा को ट्रांसलेट करता है। अब आते हैं 7वां डैन एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर देखिए, कुल मिला के एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का सबसे मतलब लास्ट 7वां और उत्तम लेयर है। लास्ट क्या कहा जाए, सबसे ऊपर वाली सबसे उत्तम लेयर है इसको कहा जाए। यह हमारी वास्तविक एप्लीकेशन और अन्य लेयरों के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। क्लियर है। एप्लीकेशन लेयर में एंड यूजर सबसे नज़दीक होती है। एंड यूजर्स को नेटवर्क सर्विस प्रदान करती है। यूजर मतलब हम को ये इस लेयर के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब HTTP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद है SMTP। कुल मिला के ये कहा जाए तो इसका जो मेन वर्क होता है, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है, अब फाइल को फिर रिट्रीव कर सकता है। और इसका जो दूसरा मुख्य कार्य होता है, यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा देती है। तीसरा जो मुख्य काम होता है, इसके द्वारा हम डाटाबेस से डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल 7 लेयर है।
क्लियर है। माइंड में आएगा कि इतना सारा लेयर अब याद कैसे होगा, तो इसको याद करने के लिए भी हम बता देते हैं, जो कि आपका सबसे आसान हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। ऊपर से हम जाते हैं 7वां से, P D N T S P और A। तो ऐसे याद रखेंगे, P से प्यारे, D से दोस्त, N से नवीन, T से तुम्हारी, S से शादी, P से पर आऊँगा। मतलब प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। क्रॉस में लिख रहे हैं यहाँ पे, प्यारे दोस्त नवीन, नवीन या जो भी हो, एन से देख लेना कौन सा नाम आता है, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। लिख भी देते हैं नंबर करके, एक नंबर में फिजिकल, दूसरा में डाटा लिंक, तीसरा में नेटवर्क, चौथा में ट्रांसपोर्ट और पांचवा में सेशन और छठा में प्रेजेंटेशन और सातवां लेयर में एप्लीकेशन। हालांकि ये नीचे से ऊपर जाता है, तो इसी का क्या है ट्रिक, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, अब कम समय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका आंसर है पंच कार्ड। पहली पीढ़ी भी पूछेगा तो आंसर इसका पंच कार्ड ही था। कल के क्वेश्चन में पहली पीढ़ी में यह दिया गया था, आज के क्वेश्चन में दूसरी पीढ़ी में दिया गया है। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो अब उसमें क्या यूज किया जाता था, इसको ऐसे याद करेंगे, VTI। अधिकतर क्वेश्चन आपको यही 3 गो से ज़्यादा पूछता है, और भी है। VTI के बाद फिर आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर और I से इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है? V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद जो आया माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी तक, ये कब आया माइक्रो प्रोसेसर? 1971 में, और ये अभी तक मतलब ये प्रेजेंट तक मतलब अभी तक ये चल ही रही है। तो यहाँ पे क्लियर है। अगर ईस्वी की बात किया जाए तो ये 1971 से अभी भी चल रही है। कहाँ माइक्रो प्रोसेसर की यूज हो रही है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, तो आपने तो 5 पीढ़ी सर बताए थे, तो फिर 5वीं पीढ़ी कहाँ गई? B से तो हम समझ गए वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड सर्किट, M से माइक्रो प्रोसेसर। तो फिर 5वीं कहा गया? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है ULSI। इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कंप्यूटर की क्या है? 5वीं पीढ़ी है। और 5वीं पीढ़ी खास क्यों है? माइक्रो प्रोसेसर हालांकि अभी भी हम लोग के सिस्टम में लगा हुआ है, जिसको CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। 5वीं पीढ़ी में खास क्या है वो हम बताते हैं कि कंप्यूटर की इनपुट विधियों के रूप में पाइथन, C++, जावा आदि जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया है। किसमें? ULSI में। तो ये आपका 5वीं पीढ़ी है। वैक्यूम ट्यूब 19 से कब तक रहा? 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी में क्या आया? ट्रांजिस्टर 1956 से 1963 तक। तीसरी पीढ़ी आया आपका IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 से 1971 तक रहा। और चौथी पीढ़ी 1971 से अभी तक चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर। CPU का दूसरा नाम है, CPU का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और 5वीं पीढ़ी ये भी वर्तमान तक चल रहा है। इसमें जो है इसको एडवांस कर दिया गया। आने वाले समय में अभी विकसित हो रहा है हम लोग का जो भी मतलब टेक्नोलॉजी है AI की ओर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कह रहा है कि शेप का कैटेगरी नहीं है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का है। इसके बाद रेक्टेंगल, ब्लैक एरो, जो कह रहा है कि आकृति का श्रेणी नहीं है। आकृति का श्रेणी ये भी नहीं है। ये आपका अगर गलत की बात किया जाए तो ये भी आपका मतलब ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन में दोनों तब सही होगा। तो बहुत इसमें दिया नहीं गया है, तो 21 शेप्स है। तो ये आपका आंसर सही है। तो आइए देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट है कि नहीं है।
MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसमें हम चल जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप के शेप्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैटेगरी लाइन है, रेक्टेंगुलर है, बेसिक शेप है, बैक एरो है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है और स्टार एंड बैनर है और सबसे लास्ट में कॉल आउट है। और स्मार्ट आर्ट की बात की जाए तो स्मार्ट आर्ट एक यहाँ पे अलग दिया गया है, जो कि क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के नाम है। जो किसी भी डाटा को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते तो ये उसके लिए इसका कैटेगरी अलग है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो ये तो नहीं है, उसमें 21 शेप्स ये तो नहीं है, और रेक्टेंगल था, बैक एरो था, और स्मार्ट आर्ट भी ये भी नहीं था। तो चलिए, इसमें बहुत नहीं दिया गया। तो देखिए, इसमें आपको जो आंसर लगाना होता है वहाँ पे इस तरह का रहता है, रेडियो बटन। किसी आप एक में ही टिक लगा सकते हैं, दो में टिक लगेगा नहीं, इसीलिए आपको ए के साथ चलना होगा, 21 शेप्स के साथ चलना होगा। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को छोड़ दे। हालांकि ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी है। रूटीन क्या है, इसका परिभाषा दिया गया है। नेटवर्किंग में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा के पैकेज स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रूटिंग कहलाती है। छठा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की शीट से किसी भी कॉलम रो को हटा न सके, तो कौन सा ऑप्शन चुना जा सकता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है दूसरा में, रिव्यू मेन्यू में चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का चयन करें। तो सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। चलिए, सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीट का प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो चेक है, जैसे फॉर्मेट रो, फॉर्मेट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, जो भी दिया गया है ये सबको चेक कर देंगे। जो चेक रहेगा वो सब वर्क नहीं हो पाएगा, मतलब वो सब डिजेबल हो जाएगा। जो इसमें दिया गया कमांड है वो सारा। तो यहाँ पे हम ऊपर में पासवर्ड दे देंगे, देन ओके करके पासवर्ड कंफर्म कर देंगे, देन ओके। अब इसको आप कुछ भी लिखेगा तो नहीं लिखाएगा। अगर हम कॉलम को चाहेंगे यहाँ से डिलीट करने तो डिलीट भी नहीं होगा, इंसर्ट रो फिर हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। तो इसको ना कोई डिलीट कर सकता है, ना इसमें कोई एडिटिंग कर सकता है। भले आपको रो कॉलम ऐड करना है तो रो कॉलम आपका इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें जो पहले से ऑलरेडी डाटा क्रिएट किया गया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि उसमें प्रोटेक्शन हटा नहीं देगा। हटाने के लिए रिव्यू पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे, पासवर्ड दे के ओके करेंगे तो फिर ये हट जाएगा, प्रॉपर वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू में न्यू विंडो ऑप्शन का क्या उद्देश्य है? ये भी आपका 29/11/19 वाला क्वेश्चन है, जो कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कुल मिला के ये कहा जाए तो उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में दिखाना। पावर पॉइंट में अगर इसी को दूसरे विंडो में दिखाना, फिलहाल देखिए एक विंडो है पावर पॉइंट का। अगर इसका यहाँ पे जाके व्यू टैब में जाके न्यू विंडो कर लेंगे तो यही सेम चीज़ शो करेगा, लेकिन विंडो की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मेमोरी मैनेजमेंट डैश की एक विशेषता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है। बाद बाकी मॉनिटर, स्कैनर, ये आपका आउटपुट मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस, स्कैनर हो गया, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक विशेषता या एक हिस्सा है। किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर है लेवल्स का। तो आइए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। नए एड्रेस जोड़ने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेंगे, मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद लेवल्स का यहाँ पे दिखेगा कमांड, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें और क्या सब कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट नंबर लेके अगर आपको 1/2 लेटर मतलब एक लेटर के पेज में 2 भाग में एड्रेस टाइप करेगा। अगर इसको 1/4 करेंगे तो एक ही लेटर के पेज में 4 भाग में एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट चयन करते हैं तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 आ गया। आप इस चारों में एड्रेस टाइप कर सकते हैं। क्लियर है? नीचे में भी तो इस तरह से आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं। फिर इसको क्लोज जैसे करेंगे तो ये सेव करने बोलेगा, सेव करके आप इनको एड्रेस को रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो फिलहाल हम इसको डोंट सेव करते हैं।
तो लेवल्स में जाके यहाँ से आप यहाँ भी एड्रेस दे के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और वैसे न्यू डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर सकते हैं। क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिव्यू मेन्यू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रिव्यू मेन्यू का हिस्सा नहीं है। जो दिया गया है ये सारा रिव्यू मेन्यू का हिस्सा है, ठीक है, ये नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ये है टेबल ऑफ कंटेंट। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप रिव्यू मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाद बाकी स्पेलिंग, ग्रामर, थीसस, वर्ड काउंट, चेक, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैक, ये सारा कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इसमें टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस में देखने के लिए मिलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जहाँ से हम बुक वगैरह का हेडिंग का डिफाइन करते हैं। क्लियर है। टेबल ऑफ कंटेंट किसका हिस्सा है? रेफरेंसेस का। ये टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस का हिस्सा है। रेफरेंसेस टैब का। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेन्यू मतलब सब टास्क के प्रोटेक्ट शीट का क्या उद्देश्य है? होम में जो प्रोटेक्ट शीट दिया गया है उसका क्या उद्देश्य है? तो निर्दिष्ट शीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। तो आइए इसको फिर देखते हैं। होम टैब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए रिव्यू से भी वही काम कर सकते हैं जो यहाँ से करते हैं। ये भी वहीं खुल के आ गया, मतलब देन ओके करेंगे, फिर से ओके करके पासवर्ड लगाएंगे। तो अभी जो हम रिव्यू टैब से जो प्रोसेस किए थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, वो हम यहाँ से भी देखिए। अब यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का है, अनप्रोटेक्ट करेंगे तो फिर ये पुनः वापस कार्य करने लगेगा। तो मतलब ये क्वेश्चन को इसमें लगाने का, ये जो खास करके प्रोटेक्शन वगैरह लगाने का तरीका इसमें 3 दिया गया है। कहाँ कहाँ से? पहला आपको मिल जाता है होम टैब में ही, यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाते हैं तो प्रोटेक्ट शीट का मिल जाता है। क्लियर। उसके बाद हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी मिल जाता है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये भी क्लियर है, 2 तरीका। अब तीसरा तरीका है फाइल टैब पे जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक मिलता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट करेंट शीट और फाइल का भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये 3 जगह से हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कर क्या रहा है, यही चीज़ को आप ये बारी बारी टैब से पूछा जा रहा है। मतलब एक कमांड जो यूज होता है, एक कमांड को जितना प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस से देखने के बाद ये फ़ायदा होगा कि आपको जितना बार पूछेगा तो आपके लिए उतना आपको मार्क मतलब ऑब्टेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना टाइप से पूछेगा। अभी इसी में 2 टाइप से ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटेक्ट शीट यहाँ भी है क्वेश्चन नंबर 11 में, और इससे पहले हम लोग जो चर्चा किए थे। अब ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन। दोनों में अंतर ये है कि इसमें लगाने के लिए क्या कर रहा है, इसमें लगाने के लिए कह रहा है कि रिव्यू मेन्यू में चेंजेज ग्रुप से प्रोटेक्ट लगाने का बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ से है कि MS एक्सेल के होम टैब में। ठीक है, इसी तरह फाइल टैब से भी पूछ सकता है। फाइल टैब से भी हम वर्कबुक में प्रोटेक्शन या वर्कशीट में प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से हम लगा सकते हैं। यहाँ है करेंट शीट, यहाँ पे वर्कबुक सिक्योर। तो इस तरह से तो क्वेश्चन तीनों तरीका से पूछा जा रहा है। तो ध्यान दे, जो भी एक कमांड का जितना भी प्रोसेस है सारा प्रोसेस देखे, या सारा प्रोसेस हम वैसे बता दे रहे हैं, इसको मतलब नोट डाउन करते जाए या याद करते जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में हाइड अनहाइड ऑप्शन दिया गया है? तो इजी है, होम के फॉर्मेट में। होम के फॉर्मेट में क्या है ये भी याद अगर कर लेंगे तो 2 से 3 मार्क आपका सिक्योर है। चलिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं और होम टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में देख लेंगे ये क्या सब दिया गया है। यहाँ पे विजिबिलिटी में है हाइड अनहाइड। अगर आपको कोई भी रो को हाइड या अनहाइड करना है, जैसे LM को हम सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट में जाके हाइड पे क्लिक करके हाइड कॉलम कर लेते हैं। तो देखिए कॉलम के बाद N बचा है, हाइड हो गया है। ठीक है, मेटर जो लिखा हुआ है ये हाइड नहीं हुआ है, और मेटर इसीलिए नहीं हाइड हुआ है कि क्योंकि हम यहाँ से लिखे हैं, मतलब ड्रॉ करके लिखे हैं। अगर इसमें जैसे मेटर है ऐप में, इसको अगर हम हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? मेल मर्ज में मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए जो चरण है वो क्या है? तो कहाँ कहाँ जाएंगे? मेलिंग्स में जाएंगे, लेवल, ऑप्शन, प्रोडक्ट नंबर एंड देन डिटेल्स में। तो ये प्रोसेस अभी थोड़ा देर पहले मेलिंग में जो देखे थे, बस ये सेम प्रोसेस यही करना है। मेलिंग टैब पे जाना है, उसके बाद लेवल्स में पे क्लिक करेंगे। लेवल्स पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको जितना चाहिए मार्जिन, मतलब खाली भाग, उतना यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सारा कुछ यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का आकार को बदलने, मतलब रिसाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, सेल आपका होता है ये आपका जो बीच वाला है ये आपका सेल कहलाता है। अब इसका जो आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रो की भी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा और कॉलम की भी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये जो छोटा बॉक्स है ये बड़ा बॉक्स बनेगा। जब दोनों का हाइट बढ़ाएंगे तो ये बॉक्स बड़ा होगा, मतलब सेल का आकार बढ़ेगा। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर रो इसमें हम कुछ लिख देते हैं, इस सेल को जैसे बढ़ाना है हाइट और विड्थ, इसके लिए फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। रो हाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 14 है तो कर देते हैं इसको 21, देन ओके। देखिए रो की हाइट बढ़ गई और कॉलम की हाइट बढ़ाना है तो इसी को कॉलम विड्थ में चल जाएंगे। और यहाँ पर 8 है तो इसको कर देते हैं 16, 2 गुना हाइट हो जाएगी। देखिए रो का हाइट और कॉलम का दोनों का हाइट बढ़ गया। रो का हाइट थोड़ा कम लग रहा है तो और यहाँ पे बढ़ा देंगे, 21 के जगह हम कर देते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल का उपयोग पहली बार डैश पर किया गया था। तो यहाँ आंसर दिया गया है अर्पानेट। और कब किया गया था इसका अगर बता दे तो अर्पानेट का 1989 में किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1989 में। ओ सॉरी, इसमें इतना में बंद कर दिया गया था। पहली बार यूज कब किया गया? 1969 में। मतलब लगभग जो है इसको कहा जाए कि ये अपने समय का लगभग जो है 1969 से 1989 20 साल तक इसका यूज रहा। जब अर्पानेट मतलब था तो इसका एक अलग ही मतलब जलवा था, अलग ही था। मतलब उस टाइम यह इंटरनेट का नींव रखने वाला नेटवर्क था। अर्पानेट का अगर फुल फॉर्म की अगर कभी पूछ देगा तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसको क्यों बनाया गया था, ये अर्पानेट को विकसित क्यों किया गया था? तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी जिसका नाम अर्पा था, उसी ने इसको बनाया था। किसके लिए? रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना के लिए। यह पहला सार्वजनिक पैकेट स्विच नेटवर्क था। क्लियर है? तो ये कुल मिला के अर्पानेट का इतिहास रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से चुना जाता है? क्रॉस रेफरेंस अभी आपको रेफरेंसेस टैब दिखाए थे तो रेफरेंसेस से क्रॉस रेफरेंस चुना जाता है। रेफरेंसेस में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। डॉक्यूमेंट लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थानों पर दिल्ली सही को ये रॉन्ग में लिख दिया, DEHLI, मतलब 6-7 स्थान पे इसको दिल्ली को गलत लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग करके इस गलती को एक बार में ठीक किया जा सकता है? तो शॉर्टकट की है Ctrl+H और ऑप्शन रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके है इसको एक बार में ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक करना है, रिप्लेस का ऑप्शन देखना है तो ये आपको होम टैब में देखने के लिए मिलेगा। होम पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एडिटिंग टूल में रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो ऊपर में लिख देंगे यू को हम चेंज कर रहे हैं, यू की जगह पे हम लिख देते हैं मी। तो अब जितना यू को मी बनाना है या जितना यू होगा, देखिए 25 यू था, देन ओके क्लोज। अब इसमें यू कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, जहाँ भी यू होगा वहाँ पे आपको मी देखने के लिए मिलेगा। अब मी को कैसे खोजे कि मी कहाँ कहाँ चेंज हुआ है? तो फाइंड में जाएंगे या Ctrl+F प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मी। देखिए ये कहाँ कहाँ चेंज किया था, मी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? सेक्शन ऑप्शन, फाइंड न्यू स्लाइड। होम टैब में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए ये सही होगा। क्लियर है? अगर आपको देखना है तो यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे और होम में देख सकते हैं, डिजाइनिंग में वो आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका वो सही था वो। ठीक है, और होम में आपको ये लेआउट सेक्शन, इंसर्ट न्यू स्लाइड ये सब देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? मेल मर्ज में मानक दस्तावेज नहीं है, आपको उसमें डायरेक्टरी, लेटर, एनवलप मिलेगा, लेकिन ये जो है मैरिज कार्ड, ये आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है मेलिंग टैब से। तो चलिए, सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे। स्टार्ट मेल मर्ज के बाद हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप है, टोटल डॉक्यूमेंट का टाइप इसमें कितना रहता है? 5, लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलप, 1 2 3 4 5 5 है। उसके बाद एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी। क्लियर है? तो इसमें और क्या दिया गया? मैरिज कार्ड, जो कि इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन में, इसीलिए रॉन्ग है, जो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप के चयन के बाद क्या स्टेप है? तो यहाँ पे है रिसिपिएंट का चयन करना, मतलब रिसिपिएंट का सिलेक्शन करना। तो आइए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टैटिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो क्या मिलता है देखने के लिए? सेलेक्ट रिसिपिएंट। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप में दिया गया है, सेलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि रिसिपिएंट का चयन करना सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, डोनेट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है लाइन चार्ट। आंसर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट कैसे होगा, इनको समझते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में क्या कर लेते हैं, वर्ष 2018 को एक कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, मतलब जो भी वर्ष होता है ईयर को एक कॉलम में एक कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो कीमत की रुझान है, प्राइस, उसको दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लाइन चार्ट लगाते हैं, तब उसमें देखते हैं कि ये किस तरह शेयर को दिखाता है। तो आइए फिर चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। जैसा कि हम शीट 1 में पहले से ईयर और प्राइस लिख चुके हैं, यहाँ पे 2015 से लेके 24 तक का प्राइस इसमें हम लिखे हैं। अब इसमें लगाना है क्या? लाइन चार्ट। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है लाइन और एरिया चार्ट। हमें क्या लगानी है? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे लगा दिए, तो यहाँ पे ईयर ब्लू कलर में शो कर रहा है, प्राइस यहाँ पे खाकी कलर में शो कर रहा है। तो इसमें जो है डिटेल्स ठीक से नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे जो चार्ट स्टाइल दिया गया है, यहाँ से चार्ट स्टाइल चूज कर लेंगे ताकि बेहतर समझ में आए। ये चार्ट स्टाइल है। चार्ट स्टाइल यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब क्लियर नज़र आ रहा है। 2015 में कितना था प्राइस का, कितना था शेयर का प्राइस? 300। 16 में 3.5, 17 में 351, और 18 में कितना था? 18 में ने पूछा, 18 में 400। तो इसी तरह 19 में 500, इसके बाद 24 में 550, 23 में 351। तो इस तरह से हम शेयर को देख सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया गया है, स्टाइल का आप यूज कीजिएगा तो और भी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगा, भिन्न भिन्न तरह का। तो इस तरह से हम शेयर का प्राइस देख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ से एलिमेंट वगैरह भी, एक्सिस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डाटा लेवल ऑलरेडी है, तो इस तरह से यहाँ अब देखिए, यहाँ पे नीचे में ये हम डाटा टेबल भी ले लिए हैं। डेटा टेबल में क्लियर यहाँ पे शो कर रहा है 15 में 300, 16 में। उसके बाद यहाँ पे इसके लाइन भी, लाइन चार्ट भी बना हुआ है इसके ऊपर में। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? असेंबलर, देखिए असेंबलर होता है क्या कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर में लिखा हुआ यह असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर
में लिखित प्रतीकात्मक कोडिंग निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? हाँ, A5, एग्जीक्यूटिव, लीगल और लेटर। इसमें से हमको डाउट लग रहा है क्योंकि ये 2016 का बात कर रहा है। हम 2007 से ही देखते आ रहे हैं कि पेज का जो प्रकार है एग्जीक्यूटिव भी रहता है, लेटर भी रहता है और लीगल भी रहता है। अगर तीनों का अगर टिक लगाने का ऑप्शन रहता तो तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है? लेटर। तो ये ऑप्शन में ही हमको थोड़ा डाउट लगा। 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। गलत कह रहा है कथन खोजने के लिए, तो सही कौन सा है? विभिन्न कैटेगरी की संख्या का फॉर्मेट निर्धारित किया जा सकता है, ये सही है। विभिन्न कैटेगरी की संख्या का फॉर्मेट फिल कलर को बदला जा सकता है, ये भी सही है। और रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट का फॉर्मेट सेल में उपलब्ध है। रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका इसमें गलत है, जो कि आंसर सही है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट है, तो इस पे यहाँ जो ड्रॉप डाउन आपको एरो दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाइनमेंट शो कर रहा है, तो अलाइनमेंट है, इसमें फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं, कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल में ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसको आप नंबर का जो कैटेगरी है, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। ये सारा कुछ आपको फॉर्मेट सेल में दिया गया है, तो इसीलिए इसमें है रैप टेक्स्ट था, अलाइनमेंट का भी ऑप्शन था, तो इसीलिए इसका आंसर मतलब जो गलत था वो बोला ये सही है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्क या इंटरनेट में वी सेट का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वी सेट का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आपका इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने मतलब रीनेम की अनुमति देती है? फाइल को रीनेम, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम कराए हैं उसमें भी दिया गया था फाइल को रीनेम करने के लिए, यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो फाइल को रीनेम करने के लिए एक ऑप्शन रहता है सेव एज, वहाँ से हम फाइल को रीनेम करते हैं और उसके लिए हमें फाइल टैब पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइल का नाम बदलने के लिए किस पे क्लिक करना होता है? फाइल टैब पे। तो अक्सर करते होंगे, यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करके सेव एज करेंगे तो स्वतः आपका जो करंट डॉक्यूमेंट का नाम है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। जो नाम देना है यहाँ पे दे के इसको जैसे सेव कर लेंगे तो सेव एज हो जाएगा, मतलब रीनेम हो जाएगा फाइल का नाम। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका गलत है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। कंप्यूटर आपका जो हार्डवेयर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो CPU होता है, ठीक है। और वो जो लिखा हुआ CPU है वहाँ पे CPU की जगह CUI होगा, ठीक है। क्वेश्चन में CPU नहीं होगा, क्या होगा? CUI होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है CUI और GUI, समझे? तो CUI का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये सही होता है। आपका ऊपर में CPU की जगह क्या होता है? CUI, ना कि CPU। तब इसका आंसर क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले जो आता था वो CUI पे बेस्ड था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। अब भी का जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो GUI आ रहा है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आपको उसमें जो है ग्राफिकल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिस पे आप टैप करके एप्लीकेशन को आसानी से ओपन कर लेते हैं। पहले क्या करना पड़ता था, ज़्यादा अधिकतर कमांड याद करना पड़ता था कंप्यूटर का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के फाइल मेन्यू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? फाइल मेन्यू का विकल्प लेआउट पेज लेआउट में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, और ऐड
ऐड शीट आपको मिलेगा होम टैब में। तो ये आपका क्लोज जो है कहाँ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 के फाइल मेन्यू में जो है, फाइल मेन्यू में क्या सब मिलता है, न्यू, ओपन, सेव एज, फाइल ओपन, क्लोज, ये सारा कुछ मिलता है। यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे, जो भी है एक बार देख लेंगे ताकि एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज ना करे। यहाँ पे देखिए क्या सब दिया हुआ है, क्लोज, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हिस्ट्री, सेव एज, सेव इंफॉर्मेशन, ओपन, न्यू, ये सारा कुछ आपको दिया गया है किसमें, फाइल टैब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है क्या करने के लिए, क्वेश्चन को इसे सीधा समझना है कि जैसे 78 कंपनी का बिक्री का डेटा है, क्लियर है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से, मतलब 1000 इकाइयों से अधिक है बिक्री। चलिए इसका अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 78 कंपनी को हमको लिखना पड़ेगा एक कॉलम में। इसके बाद ईयर में 1000 से अधिक इकाइयों का डाटा को एक कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें किसी भी वर्ष के दौरान अगर 1000 सेल हुआ है, 1000 से अधिक इकाइयों की उसने सेल्स की है, तो उसके लिए शॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसको कुल मिला के इसे समझे, जैसे आप एक्सेल में जाके आपके पास जो भी डाटा है, यही डाटा मान के चलिए है, इसी में 300 वाले डाटा को हमें क्या करनी है, खोजना है, मतलब फिल्टर करना है। 1000 की जगह यहाँ 300 मान लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे, तो इसमें फिल्टर लग गया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को सारे को रिमूव कर देंगे। मान के चलिए यहाँ 1000 है, 300 हम वैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ओके करेंगे तो 300 वाला डाटा को फिल्टर कर दिया। इसी तरह जितना भी कंपनी हो, अगर आपको डाटा फिल्टर करनी हो तो शॉर्ट में जाके उसको बस चेक कर लेना है, सारा डाटा फिल्टर हो जाएगा। तो हम कहाँ से किए, शॉर्ट से। शॉर्ट में जाके कौन सा ऑप्शन चूज किए, फिल्टर का। क्लियर है ये। MS वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपका जितना भी एक्सटेंशन नाम है सारा भेज दिए हैं, पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। तो एक्सटेंशन नाम 2007 से पहले क्या चलता था, DOC, मतलब X जो है 2007 से पहले उसमें X नहीं था, लास्ट में यहाँ पे X लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड जो भी है लास्ट में उसमें, या पावर पॉइंट, उसमें X पहले नहीं था। और 2007 या उसके बाद जितना भी आपका ऑफिस एप्लीकेशन आया उसमें सारे में X है। तो इसीलिए MS वर्ड का .docx, एक्सेल का .xlsx और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। तो सारे में X आ गया। अगर 7 से पहले पूछेगा तो ये बस ये X को रिमूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस मेन्यू, मतलब या टैब में संरक्षित वर्कबुक, प्रोटेक्टेड वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है। तो ये आपको रिव्यू ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे जैसे हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, यहीं से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक मिलता है। तो इसी में हम कई बार आपको प्रोटेक्शन लगा के दिखा भी चुके हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चयनित टेक्स्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डैश के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है APPLE, एप्पल लिखा हुआ। अब इसको क्या करना है, बीच से काटना है। तो इसके लिए कौन सा दिए गए ऑप्शन में से इफेक्ट का यूज किया जाता है। तो स्ट्रेक थ्रू का किया जाता है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे यहाँ पे H2SO4 लिखते हैं, तो सब स्क्रिप्ट से 2 वाले को नीचे किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट से इसको 4 को ऊपर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चेंज केस से क्या होता है, जो ये जैसे एप्पल कैपिटल में है तो इसको स्मॉल या टॉगल सेंटेंस केस में चेंज किया जाता है। और स्ट्रेक थ्रू से क्या किया जाता है, बीच से काटा जाता है। तो आइए एक बार इसको वर्ड में हम ओपन करके देखते हैं। चलिए इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या है कि स्ट्रेक थ्रू लगानी है। थोड़ा सा इसको हम साइज को बढ़ा लेते हैं।
अब बात कर रही थी स्ट्राइक थ्रू की, तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ होम टैब पे क्लिक करेंगे, जिसमें लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ए बी कटा हुआ दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए बीचों बीच काट दिया। तो ये इस बार क्वेश्चन जो है स्ट्राइक थ्रू सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से पूछने की ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि पिछले वो उसका हम देख रहे हैं इसमें कम दिया हुआ है, इस बार आई थिंक पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। आपको जो भेजा गया है टेलीग्राम ग्रुप में सारा शॉर्टकट की वो देख लेंगे, फुल फॉर्म वगैरह देख लेंगे, एक्सटेंशन नाम जो भी है वो भी देख लेंगे। इससे अगर ये तीनों अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसे आपका जो है 10 से 11 मार्क फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को नहीं किया जा सकता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में कौन सा कार्य कर सकते हैं? बैकग्राउंड को परिवर्तन कर सकते हैं, नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, सेक्शन को जोड़ सकते हैं, बट टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें है नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा टेबल इंसर्ट करना। अगर आपको देखनी है तो इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले व्यू में जाके हम स्लाइड सॉर्टर कर लेते हैं। स्लाइड सॉर्टर करने के बाद अब जाएंगे हम इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेबल डिजेबल हो चुका है, तो टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे पिक्चर, शेप, आइकॉन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ये सब भी इसके साथ साथ वर्ड आर्ट, वीडियो ये सब इसके साथ साथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल, इक्वेशन ये सब भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है, ये सब एक दो बार खोल के देख लेंगे कौन सा हाईलाइट होता है किस व्यू में, कौन सा नहीं होता है। तो हमेशा जब भी कोई आपको नॉर्मल एडिटिंग करना है तो ये आपका हमेशा रहेगा किस मोड में? नॉर्मल व्यू मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश रूप में जाना जाता है। तो बीच की दूरी को इंडेंट के रूप में जाना जाता है। तो चलिए वर्ड से क्वेश्चन पूछा है तो वर्ड में एक बार जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ पहले टाइप कर लेते हैं। इक्वल टू RAND थोड़ा सा इनकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? पैराग्राफ और बीच की दूरी को इंडेंट के रूप में। तो इंडेंट के रूप में कैसे कि अगर पेज का मार्जिन भी इससे चेंज हो जाएगा, आपका टेक्स्ट का भी। तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज इंडेंट दिया हुआ है, यहाँ से देखिए मार्जिन यहाँ टेक्स्ट का भी हो रहा है और पैराग्राफ का भी हो रहा है। तो क्लियर है, डिक्रीज से डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको एक पैराग्राफ का मार्जिन मतलब बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए हमेशा इंडेंट का ही प्रयोग करेंगे। नहीं तो पेज मार्जिन में जाके, पेज लेआउट में मार्जिन में जाके कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, मार्जिन आपका जो पूरा पेज का होता है, ये जितना ऊपर से नीचे लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स का मार्जिन चेंज हो जाता है। अगर आपको बीच से किसी भी एक पैराग्राफ का मार्जिन चेंज करना है तो इसके लिए इंडेंट्स काफ़ी मतलब हेल्पफुल टूल है। इसी से इसका इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, और रैम क्या है आपका? इनपुट डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है। जो कहाँ लगा हुआ रहता है? सिस्टम के इंटरनल मतलब आंतरिक भाग में। ठीक है, इसी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इतना आई थिंक इसमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू स्लाइड के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? देखिए आवागमन मतलब होता है मूवमेंट, मतलब किसी स्लाइड में आपको उसमें गति प्रदान करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका पिछला जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें पूछा गया। इसके लिए पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, इसके बाद ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिशन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रीव्यू करके आप देखेंगे कि अब शो कर रहा है। जो भी आप लगाएंगे यहाँ से
सारा इसमें ट्रांजिशन लगेगा। यह जो है क्या करता है, एक स्लाइड में आपको मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है, नॉर्मल पेज को एक मूवमेंट प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेजी व्हील डैश का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील हम प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील क्या है, एक प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर पहले इस्तेमाल कैसे किया जाता था, इसमें जो है जो प्रिंट करने का फॉर्मूला था, प्रिंट करने के लिए व्हील को तब तक घुमाया जाता था जब तक कि सही अक्षर कागज की ओर न आ जाए। एक हथौड़ा स्याही से लपेटे रिबन और कागज पर अक्षर को क्या करता था, मोड़ता था। तो इस तरह से कार्य करता था डेजी व्हील प्रिंटर। और ऐसा नहीं कि मतलब डेजी व्हील प्रिंटर का जो है उस टाइम में यूज नहीं होता था। उस टाइम में डेजी व्हील प्रिंटर का ज़माना था, बहुत मतलब बहुत बड़ा क्रेजी था। जैसे अभी हम लोग इंकजेट जैसे प्रिंटर यूज करते हैं, इसी तरह पहले डेजी व्हील प्रिंटर चलता था। इसमें हम लोग जो इसमें उस टाइम जो यूज होता था इस प्रिंटर से क्या सब करते थे, जैसे दस्तावेज का मुद्रण करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहता था उसको प्रिंटिंग के लिए डेजी प्रिंटर का ही यूज किया जाता था। इसी से आपका लिफाफा, लेबल, ये सारा कुछ तैयार होता था। इसका यूज आपका जो है बैंकिंग में, वित्त में, बीमा में आपको देखने के लिए मिलता था डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो उसके लिए कहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, उसके बाद सिस्टम टूल पे क्लिक करते थे। तो यहाँ से हम क्या करते थे, रीस्टोर करते थे। क्लियर है। पिछले संस्करण मतलब जो प्रीवियस एडिट या प्रीवियस एडिशन रहता था उसको हम यहाँ से मतलब पुनर्स्थापित करते थे। कहाँ से, ये जो प्रोसेस दिया गया, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, विंडो, एसेसरीज और सिस्टम टूल। इसके लिए हमें अगर प्रोसेस आपको देखना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, विंडोज़ एक्सपी और 7 चाहिए, तो जाके ये प्रोसेस हो पाएगा। नहीं तो अभी अगर हम करते हैं तो सीधा आपको देखने के लिए मिलता है फोल्डर विंडो एसेसरीज का। ठीक है, आपको यहाँ पे विंडो एसेसरीज का मिलता है, इसमें ये सारा कुछ टूल शो करता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ मतलब सिस्टम टूल्स के पास पहुँचने के लिए इतना सारा प्रक्रिया से गुजरना होता था। अभी कहाँ क्या करते हैं, विंडोज़ एसेसरीज पे सीधा क्लिक करते हैं, सिस्टम का सारा टूल वहाँ पे शो करता है। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी का कार्य है। देखिए, ट्रू और फॉल्स या फॉल्स, ये सब आपको लॉजिकल फंक्शन में मिलेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, आपको जैसे फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, हाँ किस टैब में अगर पूछेगा तो फार्मूला टैब में, किस फंक्शन में तो यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में। यहाँ पे आपको क्या सब लॉजिकल फंक्शन में देखने के लिए मिलता है, ये मेरे साथ आप दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। ऐसे एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ NA, इफ एस, नॉट और स्विच, ट्रू, XOR करके है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या है, लॉजिकल फंक्शन का प्रकार है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो एक्सपी में थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। विंडो एक्सपी में जो थीम बदला जाता था, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके थीम चेंज करते थे। अब प्रॉपर्टीज के जगह पे अभी क्या आ गया है वो दिखाते हैं। पहले हम राइट क्लिक करके, यहाँ नीचे रहता था प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करके हम थीम चेंज करते थे। अब इसी की जगह क्या आ गया है, पर्सनलाइज। विंडोज़ 10 या उसके आगे क्या आ गया है, पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी थीम लगाना है यहाँ से आप बस चयन कर लेंगे, आपका थीम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विंडो स्पॉटलाइट का दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थीम अभी ये प्रोसेस में है, थीम चेंज हो रही है। क्लियर है, ये थीम चेंज हो गया है। तो हाँ, मेरा जो फेवरेट है, हमको ये यही लगता है, विंडोज़ फर्स्ट इमेज वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, फोर्ट्रॉन एक जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। फोर्ट्रॉन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोसेसर का हिस्सा नहीं होगा। यह एक प्रकार का प्रिंटर तो नहीं होगा, यह एक कंप्यूटर मेमोरी ये भी नहीं होगा, तो ये सही है। कैश मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है।
कैश मेमोरी का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे तो बताया गया है कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। हाँ, कैश मेमोरी अगर स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर मेमोरी में जितने मेमोरी होती है सबसे ज़्यादा स्पीड कैश मेमोरी की होती है। और एक्सपेंसिव की बात की जाए तो सबसे महंगा आपका जो मेमोरी होता है कैश मेमोरी ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोई यूजर विंडो एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से, ध्यान देंगे एक्सपी विंडोज एक्सपी होनी चाहिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होनी चाहिए। कोई फाइल को डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान कहाँ होगा। मतलब हम कोई भी फाइल को डाउनलोड करेंगे, फ़ोटो वीडियो ऑडियो जो भी डाउनलोड करेंगे वो कहाँ पे जाके डाउनलोड होगी, मतलब कहाँ सेव होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है सी ड्राइव के माई डॉक्यूमेंट में। देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो सी ड्राइव माई डॉक्यूमेंट अभी जो हम डाउनलोड करते हैं क्रोम वगैरह से या कहीं से भी, वो सीधा जाता है किस फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में। अभी अगर हम डाउनलोड करते हैं तो वो सीधा जाता है सी ड्राइव भी देंगे, सी ड्राइव के डाउनलोड फोल्डर में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर वर्ड है तो टेक्स्ट को हम हाईलाइट कर लेंगे, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। मतलब कोई भी बिंदु को चिन्हित करते हैं, जैसे कॉपी, जैसे अभी आप नोट्स, कोई भी नोट्स पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे या कॉपी पढ़ते होंगे, तो आपको उसको हाईलाइट करने के लिए क्या रखते हैं, हाईलाइटर। अब हाईलाइट करने के लिए रखते हैं हाईलाइटर। तो इसी तरह टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या आता है उसमें ऑप्शन, टेक्स्ट हाईलाइट कलर या टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे हमको यहाँ पे स्टाइल आल्सो कीप डॉक्यूमेंट अच्छा लगा या काम का चीज़ लगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जहाँ जो भी हाईलाइट करना है इस पर हम क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है। फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। टेबल इंसर्ट करना, ये इंसर्ट का है, इंसर्ट होता है, इसमें तो फॉर्मेट से कोई लेना देना है नहीं। कमेंट रिव्यू का है। प्रिंट प्रीव्यू तो प्रिंट जब फाइनल प्रिंट करते हैं वहाँ से देखते हैं। तो अलाइनमेंट और इंडेंट क्या है, फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा है। अगर आपको देखनी है तो ये आपको होम टैब में ही मिल जाएगा। यहाँ पे अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर रेप टेक्स्ट, यहाँ पे जो अलाइनमेंट वगैरह दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं। ये रहा आपका इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। क्लियर है? और इंडेंट का क्यों किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपको एक पैराग्राफ में मार्जिंग चाहिए तो अब से एक्सेल में एक सेल में चाहिए तो उसके लिए आपको इंडेंट का यूज करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो उसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए, डेटा बार मिलेगा, हाईलाइट सेल्स रूल मिलेगा, टॉप एंड बॉटम रूल मिलेगा, फॉन्ट कलर नहीं मिलेगा, इसीलिए नहीं है। तो ये आंसर सही है। ठीक है, फॉन्ट कलर से हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, वो आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग फॉन्ट में आपको ये सारा कुछ टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको मिलता है। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल है, टॉप एंड बॉटम है, डाटा बार है, सेल्स कलर है और आइकॉन सेट्स है, न्यू, ये सारा कुछ आपको किस में देखने के लिए मिलता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, पत्र, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट का क्या करें, पूर्वावलोकन करें, मतलब प्रीव्यू करें। ठीक है, तो प्रीव्यू करेंगे तो जो भी आपने लिखा है सारा शो करता है। मेल मर्ज का फीचर है ना, मेल मर्ज में। जैसे चलिए इस ब्लैंक में, मतलब ब्लैंक पेज में हम आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, मेलिंग टैब पे क्लिक करना है,
सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके यूज एग्जिस्टिंग ले लेते हैं, कोई भी मतलब एक डेटा ले लेते हैं, जैसे सीताराम वाला हम ले लिए। अब यहाँ पे हम इंसर्ट फील्ड में जाके व्हाट्सएप, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो कुछ भी अगर हम इंसर्ट करते हैं तो इसका क्या इंसर्ट हो रहा है, कंट्री, फील्ड इंसर्ट हो रहा है। अब इसी को देखना है तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ प्रीव्यू और रिजल्ट पे, प्रीव्यू रिजल्ट है, इस पर क्लिक करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे लाल लाल करके यहाँ इंडिया, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, ये सारा कुछ शो कर रहा है। तो प्रीव्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को मतलब पूर्वावलोकन करते हैं, तो उसका जो भी रहता है भेजने के बाद कैसा दिखाई देंगे वो हम प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमिक संबंध दिखाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेन्यू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, कौन सा रिलेशन दिखाना है, पदानुक्रमित। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में जो कैटेगरी दिया गया था हायरार्की, तो उसी को हिंदी में दिया गया है पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो क्या करना है। तो यहाँ पे दिया गया है आप इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप से स्मार्ट आर्ट्स का विकल्प चुने। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम चल जाएंगे कहाँ पे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, और स्मार्ट आर्ट ग्राफ पे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो लिखा हुआ है हायरार्की, इस पे क्लिक करेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा, इस यहीं से आपका दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम्स है। उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा को ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की है, परंतु उसने सामने एक समस्या है कि क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें उसकी मदद कर सकता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको समझेंगे। अगर फिट नहीं बैठेगा कंपनी में कोई भी नाम, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पे C1 CDE लिख देंगे। अब इसमें कंपनी का नाम अगर लिखते हैं तो फिट नहीं बैठ रहा है किसमें, C1 में। इसमें अगर लिखते हैं तो कंपनी का नाम बड़ा है तो यहाँ तक आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सब को मतलब इस सेल को जो है मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करेंगे किसको किसको, C1 D1 और E1 को। तो आइए इनको मर्ज करते हैं, C1 D1 और E1 को। कंपनी का हम नाम दे देते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखे हैं, तो ये C1 में हम लिखे हैं, तो ये डाटा कहाँ तक जा रही है, E1 तक। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज, तो ये यहाँ तक जा रही है। अब क्या करेंगे, इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आराम से फिट बैठ गई है। तो यही आपका क्वेश्चन था, इतना ही जो लंबा चौड़ा घुमा के दिया गया था। कुल मिला के यह है कि सेल को क्या करना है, मर्ज करना है। यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के IO मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर में स्थिति किस विकल्प से देख सकते हैं। तो उसको कोई भी आपका डिवाइस जोड़ा जाता है उसको डिवाइस मैनेजर से देख सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अरे डिवाइस मैनेजर सर्च कर लेंगे, देन इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका हार्डवेयर इंस्टॉल है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे डिस्क में यहाँ पे सैमसंग MZ का यहाँ पे ये दिखा रहा है कि SSD लगा हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लूटूथ में ब्लूटूथ का ड्राइवर वगैरह जो भी आप इनपुट आउटपुट इसमें लगाइएगा। जैसे यहाँ पे माइक का यहाँ पे नाम आ रहा है माइक्रोफोन M5 करके। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भी जैसे माउस पे हम क्लिक करते तो माउस का यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो डिवाइस इसमें लगा हुआ है वो आपको डिवाइस मैनेजर में शो करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किसी MS एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम
उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? तो हटाने के लिए तो डिलीट करेंगे सीधा। जिसको हटाना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट में जाएंगे। डिलीट में क्या लिखा हुआ है? डिलीट शीट रोज या डिलीट शीट कॉलम पे जाके उस डेटा को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो ये आपका काफ़ी आसान है। जैसे इंसर्ट करते थे उसी तरह मान के चलिए ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसी में अगर हमें डिलीट करनी है तो यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेल्स में जाके डिलीट पे क्लिक करना है। अब डिलीट रोज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट कोई कॉलम को हटाना है तो डिलीट कॉलम करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसी कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सक्षम प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए स्लाइड सॉर्टर, ये अभी तक जितना हम आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी क्वेश्चन आंसर कराएं, सारे में ये स्लाइड सॉर्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर सारे स्लाइड को आपको एक साथ दिखाना है तो ये तो काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे जाके अगर मान के चलिए इसी में 3 4 5 स्लाइड है तो सारे को दिखाना है तो व्यू पे जाके कहाँ क्लिक करना है? स्लाइड सॉर्टर में। यहाँ पे सारा स्लाइड शो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 2001 में। चलिए ईस्वी से याद आया कि एक्सपी का जब पूछा है तो 10 का भी पूछ सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट, तो इसमें एक्सपी का किस वर्ष में किया गया था लॉन्च? 2001 में। क्लियर है? आपको हम कुछ पॉपुलर विंडो जो पॉपुलर था उस एक समय में वो हम दिखाते हैं, वो कब कब लॉन्च किया गया। यहाँ पे सबसे पहले विंडोज़ जो आया विंडोज़ 1 करके 1985 में। उसके बाद 1992 में आया विंडोज़ 3.1, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। उसके बाद आया विंडोज़ 95, ये कब आया? 95 आया 1995 में। विंडोज एक्सपी है, अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये कब आया? ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा, ये आया आपका 2001 में। उसके बाद विंडोज विस्टा 2006 में। विंडोज 7 ये आया 2009 में। उसके बाद विंडोज 8 2012 में आया। विंडोज 10 ये आपका 2015 में आया। और इसके बाद विंडोज 11 ये आपका आया 2021 में। क्लियर है? ये आपका है कुछ पॉपुलर वर्जन, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर और आपको वर्जन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, अगर और आपको वर्जन देखना है तो उसके लिए आप हम यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 2021, उसके बाद 10 2015, उसके बाद 8.1, उसके बाद 8 है 2012। तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक दो बार देख लेंगे तो आई थिंक याद हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना सारा पूछेगा। आपका जो पॉपुलर अभी हम डिस्कस किए हैं वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EEPROM का फुल फॉर्म, एक और फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब आपके रैम में जो प्रोग्राम को सेट किया है उसको इरेज करके फिर से सेट कर सकते हैं। मतलब इरेज करके फिर से, जैसे आप पेन ड्राइव में कोई डाटा रखते हैं फिर उसको डिलीट करके फिर से उसमें डाटा रख सकते हैं, तो इसी तरह इरेज भी कर सकते हैं। डेट मीन्स फॉर्मेट कर सकते हैं, फिर से डाटा रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 57। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग का विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? जब हम देखिए कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये विकल्प आपके होम टैब में पेस्ट स्पेशल में पाया जाता है। अगर आपको देखनी है तो एक्सेल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कुछ डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट स्पेशल यहाँ पे आपको नीचे में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको कुछ विकल्प प्रदान करता है। जैसे हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला केवल पेस्ट होगा, वैल्यू पे वैल्यू पेस्ट होगा, उसके बाद कमेंट पे क्लिक करेंगे तो केवल कमेंट का पेस्ट होगा। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल से हम
जो भी आप कैटेगरी वाइज है वो हम पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन है कि उस फाइल को बदलने की अनुमति नहीं देता है। प्रिंट में जाके हम फाइल को पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सपोर्ट में जाके बना सकते हैं, सेवेज में बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट में केवल सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर दिया गया है फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 59। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आइए मैथ और ट्रिक्स में देखते हैं। यहाँ पे तो आंसर दिया गया है स्विच नहीं है, तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं, देन हम चल जाते हैं फार्मूला में और यहाँ पे मैथ एंड ट्रिक दिया हुआ है। इसमें देखेंगे क्या सब है। ABS ABS ACOS ACUSH, इसके बाद ACOT ACOTH, अरेंज एरिगेट है, उसके बाद एरिबिक एसिन, उसके बाद ATN है, उसके बाद ATN2 है, बेस है। इसके बाद इसमें बहुत सारा कुल मिला के दिया गया है। लोग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इसमें दिया गया है। तो इसमें सारे फार्मूला को एक दो बार देख लेंगे। यहाँ पे देखिए सम भी है, तो सारा इसमें से करा कौन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी इसको डीप माना जाए, इतना सारा है, इसमें से कोई पूछ देगा तो इतना तो याद रहता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, एक दो बार हम अगर देख लेंगे तो ये जो जोड़ घटाव गुना भागा है ये तो काफ़ी आसान है, इसको ढूंढना। ये आपका मैथ एंड ट्रिक में मिल सकता है, जोड़ घटाव गुना भागा, LCM HCF ये तो मिल सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो एक दो बार देख लेंगे इसको ओपन करके पहले से प्रैक्टिकल में, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 60। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन डैश के साथ जुड़ा हुआ है। हैंगिंग एक इंडेंटेशन है। हैंगिंग इंडेंट से क्या होता है, आइए आपको हम MS वर्ड में दिखाते हैं। इस पैराग्राफ में हम हैंगिंग इंडेंट लगाते हैं। यहाँ आपको हैंगिंग इंडेंट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो हैंगिंग इंडेंट क्या किया, उस पैराग्राफ का जो ऊपर वाला लाइन था उसको छोड़ के बाद बाकी उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने नीचे उसमें लाइन था, मतलब जितना भी दिया हुआ टेक्स्ट था, सारे में मार्जिन ये सेट करता है। हैंगिंग इंडेंट अब समझ में आई थिंक आ गया होगा। मतलब केवल जो ऊपर वाली पैराग्राफ की लाइन होती है उसको छोड़ के अब बाद बाकी फर्स्ट लाइन नहीं, हमें क्या करनी है, हैंगिंग इंडेंट ऊपर वाली लाइन को छोड़ के बाद बाकी जो लाइन रहता है उसमें मार्जिन सेट करता है, उसमें मार्जिन छोड़ता है। आई थिंक 60 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है विथ प्रैक्टिकल। तो 60 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन की लेवल की बात किया जाए तो हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहना चाहिए। ये आपका आज का क्वेश्चन का जो लेवल था वो आपका था मॉडरेट। तो आज का आपका क्वेश्चन का लेवल मतलब ठीक था, मॉडरेट था, ना तो आसान था ना आपका टफ था। ये केवल बीच का लेवल का क्वेश्चन था, मतलब जो पूछना चाहिए जो एग्जाम में जिस टाइप का उस टाइप से कुल मिला के सब तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप यहाँ तक 60 वीडियो देख लिए हैं तो यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। योर लाइक माई मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।